हेडिंग लिखिए, टेम्परेचर डिपेंडेंस ऑफ रेजिस्टिविटी। टेम्परेचर डिपेंडेंस ऑफ रेजिस्टिविटी। जब अपने को टेम्परेचर डिपेंडेंसी ऑफ रेजिस्टिविटी निकालना है तो पहले हम ये देखें कि रेजिस्टिविटी का फॉर्मूला क्या है। कल तो अपन लोगों ने सिंपल लिख कर दे दिया कि भाई R इज इक्वल टू रो एल बाय ए। हम लोगों ने बोला कि रेजिस्टेंस डिपेंड्स ऑन लेंथ एंड एरिया, बट रेजिस्टिविटी डिपेंड्स ओनली ऑन द नेचर ऑफ द मटेरियल। अब आज अपन लाए कि नहीं भाई, रेजिस्टिविटी जो है वो कम से कम टेम्परेचर पर थोड़ी बहुत डिपेंडेंसी शो करता है। तो R इज इक्वल टू रो एल बाय ए वाले फॉर्मूले में हमारे पास टेम्परेचर तो कहीं आ ही नहीं रहा, तो हम कैसे बताएं कि रेजिस्टिविटी और टेम्परेचर की रिलेशन क्या है। तो फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट वी आर गोइंग टू डिराइव अ रिलेशन बिटवीन रेजिस्टिविटी एंड टेम्परेचर। तो उसके लिए अपन लोग चालू करेंगे कि ड्रिफ्ट वेलोसिटी Vd इज इक्वल टू E टाउ बाय n। ये याद हो चुका। इसके बाद हमारा दूसरा फॉर्मूला, करंट फ्लोइंग टू द कंडक्टर I इज इक्वल टू NaEVd। फिर I इज इक्वल टू NaE, Vd की जगह E टाउ बाय n। इससे हमें I का फॉर्मूला मिला। फिर आगे बढ़े, हमने बोला E इज इक्वल टू V बाय L। ये V बाय L भी यहाँ पर पुट कर दिया तो हमें मिला I इज इक्वल टू N कैपिटल A E स्क्वायर, कैपिटल E की जगह V बाय L और बाकी हमारे पास बचा टाउ बाय n। ये पार्ट हो गया। अब V इज इक्वल टू होता है IR। ये जस्ट आपको बताने के लिए कि वापस याद आ जाए, तो R इज इक्वल टू V अपॉन I। यहाँ पर हम V अपॉन I की वैल्यू निकाल दें तो उसकी जगह हम R रख सकते हैं। तो हम लोग यहाँ पे I को नीचे लेके आएंगे, V अपॉन I इज इक्वल टू, ये उधर क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए, Lm अपॉन n कैपिटल A E स्क्वायर टाउ। अब V अपॉन I क्या होता है, तो डेफिनेटली R इज इक्वल टू ml अपॉन Na E स्क्वायर टाउ। अब R का फॉर्मूला, R इज इक्वल टू रो एल बाय ए, उसे भी हम चेंज करते हैं, R की जगह यहाँ पे लेते हैं रो एल बाय ए। L और L कट हो जाएगा, A और A कट हो गया, तो रेजिस्टिविटी का फॉर्मूला हमारे पास फाइनली आया, इट इज इक्वल टू m अपॉन n E स्क्वायर टाउ। It means that when other conditions are constant, then resistivity is inversely proportional to tau। अब ये टाउ तो टाउ मतलब क्या, रिलैक्सेशन टाइम। यहां से हमें मिलता है कि भाई रो इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू टाउ, दैट इज रिलैक्सेशन टाइम। अब यहाँ पे क्वेश्चन आएगा कि मैम ये तो आपने टाइम के साथ में रिलेशन बता दी, आपने तो बोला टेम्परेचर पढ़ा रहे हो और निकाल दिया अपने आंसर टाइम के लिए। ऐसा नहीं बेटा, ये हमारे पास में आया कि रेजिस्टिविटी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू रिलैक्सेशन टाइम। इसके आगे अब अपन कंटिन्यू करते हैं कि भाई अगर हम टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो टेम्परेचर बढ़ाने में क्या होगा, पार्टिकल्स हैं, इलेक्ट्रॉन्स हैं, उनकी काइनेटिक एनर्जी बढ़ जाती है ना।
इसका मतलब उनका जो रिलैक्सेशन टाइम है, आराम करने का उनका जो समय था, एक्सीलरेट होने का जो उनका टाइम था, वो डिक्रीज हो जाएगा। क्यों? क्योंकि वो जल्दी जल्दी मूव करना चालू कर दिए। तो एज द टेम्परेचर इंक्रीजेस, रिलैक्सेशन टाइम डिक्रीजेस। इस रिलेशन के हिसाब से रिलैक्सेशन टाइम डिक्रीजेस और रेजिस्टिविटी इंक्रीजेस। तो यहाँ पे हमने लिखा रेजिस्टिविटी इंक्रीजेस। इस रिलेशन से क्या पता चला कि विथ इंक्रीज इन टेम्परेचर द रेजिस्टिविटी आल्सो इंक्रीजेस। गेट इट? रिलेशन हमने रिलैक्सेशन टाइम के साथ निकाली और उसके बाद हमने बोला कि जब हम टेम्परेचर इंक्रीज करेंगे तो रिलैक्सेशन टाइम टाउ विल डिक्रीज, टाउ डिक्रीजेस तो रेजिस्टिविटी इंक्रीजेस। Hence we can say that with increase in temperature the resistivity increases. तीन अलग अलग चीजों के लिए रेजिस्टिविटी देखेंगे। फर्स्ट हम लोग देखेंगे रेजिस्टिविटी फॉर मेटल्स। फर्स्ट हमारा टॉपिक रहेगा टेम्परेचर डिपेंडेंस, टेम्परेचर डिपेंडेंस of resistivity for metals. मेटल्स के लिए हमारा आंसर बिल्कुल सेम कि विथ इंक्रीज इन टेम्परेचर द रेजिस्टिविटी आल्सो इंक्रीजेस। टेम्परेचर जितना बढ़ेगा इलेक्ट्रॉन जल्दी जल्दी इधर उधर मूव करना चालू करेंगे, रिलैक्सेशन टाइम कम हो जाएगा और रेजिस्टिविटी बढ़ जाएगी। इसी से हमने एक फॉर्मूला निकाला कि रो इज इक्वल टू रो जीरो ब्रैकेट में 1 प्लस अल्फा थीटा। रो इज इक्वल टू रो जीरो ब्रैकेट में 1 प्लस अल्फा थीटा, where alpha is called as temperature coefficient of resistivity. Temperature coefficient of resistivity. ठीक, यही R इज इक्वल टू रो एल बाई ए लेके अगर अपन R की वैल्यू ढूंढे तो सेम फॉर्मूला R के लिए भी लिखते हैं। R इज इक्वल टू R0 1 प्लस अल्फा थीटा। जीरो जो वर्ड हम यूज कर रहे हैं उसमें हम लोग ले रहे हैं कि रेजिस्टेंस एट 0 डिग्री। अगर हमारे पास दो अलग अलग टेम्परेचर होंगे तो एक को हम R1 लेंगे, एक को R2, ऐसे या एक को रो 1 एक को रो 2। मैं भी बताती हूँ, अभी फिलहाल हम लोग जो ले रहे हैं R0 जो हमने लिखा है उसमें एक टेम्परेचर हमारे पास 0 डिग्री सेल्सियस है। थीटा का मतलब एंगल नहीं है, थीटा का मतलब टेम्परेचर है। वरना पता चला कि बोले मैम थीटा मतलब एंगल है, अब रेजिस्टेंस में एंगल कहाँ से आ गया? थीटा मींस टेम्परेचर। ठीक, R इज इक्वल टू R0 1 प्लस अल्फा थीटा। अब इस अल्फा को क्या बोलेंगे? ये रेजिस्टेंस वाला है तो इट इज टेम्परेचर कोएफिशिएंट ऑफ रेजिस्टेंस ऑफ कंडक्टर। टेम्परेचर कोएफिशिएंट ऑफ रेजिस्टेंस ऑफ कंडक्टर। अब इसी को अगर अपन ब्रैकेट ओपन कर दें, एक्चुअली ये वाला कम काम आता है, रेजिस्टेंस वाला ज्यादा न्यूमेरिकल में काम में आता है, इसलिए अपन इसको इलैबोरेट कर रहे हैं। तो R इज इक्वल टू ब्रैकेट ओपन करते हैं R0 प्लस R0 अल्फा थीटा। R0 इधर ले आए, R माइनस R0 इज इक्वल टू R0 अल्फा थीटा। अल्फा मुझे फाइंड करना है तो अल्फा इज इक्वल टू R माइनस R0 अपॉन R0 थीटा।
क्यों चेंज किया, है ना मैम, ऐसा भी रहने देते तो हम लोग हमारा आंसर निकाल लेते। क्यों चेंज किया वो बता देते हो कि अगर हमें 0 डिग्री ना दे रखा हो तो हमें क्या चेंजेस करना है भाई, देन यू विल बी गिवन विथ 2 डिफरेंट टेम्परेचर्स। एक टेम्परेचर 100 है, एक 120 है, 150 है, कुछ भी 2 टेम्परेचर्स हमारे पास होंगे, 2 अलग अलग रेजिस्टेंसेस हमारे पास होंगे। इन दैट केस अल्फा इज इक्वल टू ये वाला जो आर है ये R2 माइनस R1 अपॉन ये वाला वापस R1, और थीटा की जगह हम लोग लिखेंगे θ2 माइनस θ1। क्या पढ़ रहे हैं अपन कि भाई टेम्परेचर हम इंक्रीज कर रहे हैं तो बाद वाला ज्यादा है, पहले वाला कम है। ऐसे रेजिस्टेंस हो, रेजिस्टिविटी हो, तो टेम्परेचर बढ़ाने पे रेजिस्टेंस बढ़ रहा है, टेम्परेचर बढ़ाने पे रेजिस्टिविटी बढ़ रही है, तो बाद वाला ज्यादा, पहले वाला कम, R2 माइनस R1। और ये हमारे 2 टेम्परेचर्स। ये किसके लिए पढ़ रहे हैं, वी आर टॉकिंग अबाउट मेटल्स, जो हमारे मेटेलिक कंडक्टर्स हैं। मेटल ना लिखो तो कंडक्टर लिख लो। मेटल मीन्स गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। तो वी आर टॉकिंग अबाउट टेम्परेचर डिपेंडेंसी ऑफ रेजिस्टिविटी फॉर कंडक्टर्स। मेटल्स मतलब कंडक्टर्स, ब्रैकेट में लिख लीजिए, वरना ये भी कंफ्यूजन हो जाएगा कि मैम आपने मेटल का पढ़ाया, कंडक्टर नहीं पढ़ाया। ठीक है, और इसी के साथ हमें एक डायग्राम पता होना चाहिए, एक ग्राफ होता है। एक ग्राफ अपन लोग यहाँ पे लेते हैं कि विद इज इंक्रीज इन टेम्परेचर द रेजिस्टिविटी आल्सो इंक्रीजेस। तो ये रेजिस्टिविटी और ये टेम्परेचर, with increase in temperature the resistivity also increases। यहाँ पर अपन एक एक्स्ट्रा वर्ड पढ़ेंगे। नेक्स्ट लाइन में लिखिए सुपर कंडक्टर्स। नेक्स्ट लाइन में लिखिए, आई डिडंट सेड चेंज द पॉइंट, ऐसा नहीं बोला। नेक्स्ट लाइन में लिखिए सुपर कंडक्टर्स। दीज आर द सब्सटेंसेस which offer superconductivity, which offers superconductivity। which means that they do not offer any resistance, they do not offer any resistance। आगे कंटिन्यू करिए कि when the substance is cooled to its critical temperature, when the substance is cooled to its critical temperature, then the substance show superconductivity। Full stop। Normally this temperature is below 20 Kelvin। Normally
this temperature is below 20 Kelvin. ये टेम्परेचर वेरी कर सकता है सब्सटेंस टू सब्सटेंस, बट हम क्या बोल रहे हैं कि जब टेम्परेचर बढ़ाओगे तो रेजिस्टेंस और रेजिस्टिविटी बढ़ रही है, मतलब जब कम करोगे तो कम भी तो हो रही है। हमने इतना कम किया कि उसके क्रिटिकल टेम्परेचर के भी हम नीचे ले गए और इस वक्त उसने रेजिस्ट करना ही बंद कर दिया। ऐसे सब्सटेंस को हम बोलेंगे सुपर कंडक्टर्स, और जो भी उनकी प्रॉपर्टीज है उसे नाम दिया जाएगा, उन्हें कहा जाएगा सुपर कंडक्टिविटी। ठीक है, सुपर कंडक्टिविटी के थोड़े सा एग्जांपल बता देते हूँ। मैग्नीशियम डाइबोराइड, क्योंकि ये क्वेश्चन भी अगर मैम बताओ तो सही कौन शो कर रहा है, क्या ऐसे सच में सब्सटेंस हैं जो सुपर कंडक्टिविटी शो करे, तो इट इज मैग्नीशियम डाइबोराइड। उसके अलावा येट्रियम, YTTRIUM, बड़ा नाम है येट्रियम, बेरियम, पूरा एक ही नाम है ना, येट्रियम बेरियम कॉपर ऑक्साइड, YTTRIUM। उसके बाद बेरियम कॉपर ऑक्साइड। Second, temperature dependence of resistivity of an alloy। alloy आपको पता चलता है कि अगर हम लोगों ने दो या दो से ज्यादा सॉलिड मिक्स कर रखे हैं, ब्रास है, ब्रॉन्ज है, तो दे आर अलॉयज। तो टेम्परेचर डिपेंडेंसी ऑफ रेजिस्टिविटी ऑफ एन अलॉय, इसमें लिखिए normally alloys have very high resistivity, ऑलरेडी उनकी रेजिस्टिविटी ज्यादा है। Normally alloys have very high resistivity and very low dependency on temperature, very low dependency on temperature। इसका एक एग्जांपल हमें दे रखा है कि भाई एक अलॉय है जिसका नाम है मैग्नीन, MAN, मैग्नीन। ये मैग्नीन जो है ये कॉपर, निकल, आयरन और मैग्नीज, इन चारों के कॉम्बिनेशन से बना है, मतलब इट इज एन अलॉय, अ मिक्सचर ऑफ कॉपर, निकल, आयरन एंड मैग्नीज। ठीक, अगर हम इसको सिर्फ कॉपर से कंपेयर करके आंसर दें तो हमारा आंसर है कि द मैग्नीन हैज 30 to 40 टाइम्स मोर रेजिस्टिविटी देन कॉपर। अकेला कॉपर जो है, अगर हम सिर्फ कॉपर का सेम डायमेंशन, सेम तरीके का वायर लें, सेम लेंथ, सेम एरिया, और सेम हम लोग अलॉय के लिए कंपेयर करें तो आंसर होगा कि अलॉय जो है उसकी रेजिस्टिविटी 30 से 40 टाइम्स ज्यादा है। बट टेम्परेचर डिपेंडेंसी की अगर हम बात करें तो वो हमारी टेम्परेचर डिपेंडेंसी है 1 2 3 4। टेम्परेचर कोएफिशिएंट अल्फा की जो वैल्यू है इट इज 0.00001 डिग्री सेल्सियस पर डिग्री सेल्सियस। तो इसमें हम लोग बता रहे हैं कि भाई रेजिस्टिविटी ऑलरेडी बहुत ज्यादा है, लेकिन टेम्परेचर से उन्हें इतना फर्क नहीं पड़ता,
इसीलिए हम लोग कोई भी अगर रेजिस्टेंस कॉइल बनाते हैं, जो अपन लोग लैब वगैरह में यूज करते हैं रेजिस्टेंस कॉइल, तो वो हम निक्रोम की बनाना पसंद करते हैं। क्योंकि जितना बढ़िया अलॉय होगा उतनी रेजिस्टिविटी ज्यादा और टेम्परेचर से उसका इफेक्ट नहीं पड़ेगा। तो इसका ग्राफ जो हम लेंगे वो होगा ये रेजिस्टिविटी, ये टेम्परेचर, और इफेक्ट बहुत कम, स्लाइड सा इफेक्ट। तो टेम्परेचर तो बढ़ता जा रहा है, 0 से 200, 400, 600, 800 तक हम पहुंच गए, लेकिन ये लाइन हमारी बहुत ही कम आगे बढ़ रही है, बट लेस डिपेंडेंसी। So this is the graph for alloy. थर्ड हमारा रहेगा टेम्परेचर डिपेंडेंसी ऑफ रेजिस्टिविटी ऑफ सेमीकंडक्टर। पहले ये कंप्लीट कर लीजिए आप लोग। थर्ड पॉइंट हमारा टेम्परेचर डिपेंडेंसी ऑफ रेजिस्टिविटी ऑफ सेमीकंडक्टर एंड इंसुलेटर। दोनों का एक साथ ले रहे हैं हम। पहले हमने कंडक्टर ले लिया, फिर हमने अलॉय ले लिया, अब हम बोल रहे हैं सेमीकंडक्टर और इंसुलेटर। अब इंसुलेटर तो वैसे भी करंट अपने अंदर से पास करेगा ही नहीं, तो मेन आंसर तो हमारा किसका बचता है, सेमीकंडक्टर का, कि भाई सेमीकंडक्टर क्लियर, जब हम टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो रेजिस्टिविटी पर क्या इफेक्ट होगा। तो आंसर है कि विथ इंक्रीज इन टेम्परेचर द रेजिस्टिविटी डिक्रीजेस। दोनों के लिए बोला जाता है ये, सेमीकंडक्टर के लिए भी यही आंसर है और इंसुलेटर के लिए भी यही आंसर है। और वो भी कैसा, कि इट डिक्रीजेस एक्सपोनेंशियली। एक्सपोनेंशियली का मतलब होता है पावर के साथ डिक्रीज होना। भाई एक तो हमने बोला किसी चीज को कि 2 मल्टीप्लाइड बाय 3, और एक हमने बोला 3 रेज टू 2, मतलब 2 टाइम्स होगा तो आंसर 6 आएगा, और 3 रेज टू 2 होगा तो आंसर 9 हो जाएगा। इसे बोलते हैं एक्सपोनेंशियली। तो उसमें जब हम टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो रेजिस्टिविटी कम होगी एंड इट डिक्रीजेस एक्सपोनेंशियली। तो रो इज इक्वल टू रो जीरो, बेस एक्सपोनेंट हमारा ई, और ऊपर Eg अपॉन KT। बेटा ये Eg कैसे लिखना है, कैपिटल E के नीचे G, Eg अपॉन KT, ये सब पावर में है, Eg अपॉन KT पावर है। Eg का मतलब फॉरबिडन गैप या एनर्जी गैप, Eg is energy gap, K is बोल्ट्जमैन कांस्टेंट। अपन ने 11th में ये पढ़ा है, याद है तो बहुत अच्छी बात है, नहीं तो वैल्यू लिख लो 1.38 into 10 raised to -23। ध्यान है तो वेरी गुड, अदरवाइज K की वैल्यू है 1.38 into 10 raised to -23 सॉरी, और T is टेम्परेचर। एनर्जी गैप का मतलब थोड़ा सा हमने सॉलिड स्टेट में पढ़ा, बाकी हम सेमीकंडक्टर्स में पढ़ते हैं, टॉपिक ही सेमीकंडक्टर है। ये हमारा कहलाता है कंडक्शन बैंड, ये कहलाता है वैलेंस बैंड। इलेक्ट्रॉन्स जो हैं वो यहाँ से यहाँ जंप करते हैं, उसके बाद ही इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट होती है। तो ये जो गैप है, इस गैप को हम कहते हैं एनर्जी गैप और फॉरबिडन गैप। फॉरबिडन दोनों लैंग्वेज है इसकी। मेटल्स के अंदर ये गैप कम होता है और इंसुलेटर्स में ये गैप बहुत ज्यादा होता है। तो ग्राफ कम करते हुए दिखाइए, एक्सपोनेंशियली दिखाइए, ये रेजिस्टिविटी, ये टेम्परेचर।